ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर? लाइए, कहां तक हो गया इसमें? हाँ जी। तो लास्ट रन पे अपना न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो गया था और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस तक। देखो, कल हमने जो बातें करी हैं वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के अंदर 5-7 गिने चुने पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है जी, ध्यान रखना है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सेपरेशन बढ़ते तेजी से घटता और जीरो हो जाता। सैचुरेशन फोर्स की प्रॉपर्टीज है इसमें। इसके अलावा अगर सेपरेशन को रिड्यूस करते हैं तो ये रिपल्सिव हो जाता है। ये स्पिन डिपेंडेंट है, सेंट्रल फोर्स नहीं है, और यूकावर ने बताया था इसका ओरिजिन पाई मीजोन के एक्सचेंज की वजह से होता है। ठीक है जी, यह बात। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस। न्यूक्लियस की रेडियस का एस्टिमेशन सबसे पहले रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही हुआ था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड न्यूक्लियस एज ए टारगेट था, इसके ऊपर अल्फा का प्रोजेक्शन किया गया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे ये गोल्ड न्यूक्लियस के नजदीक जाता है इसके चार्ज की वजह से अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। ये अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। ये थी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन से जितने एंगल से ये घूमता है वो एंगल ऑफ डेविएशन। ये अल्फा पार्टिकल डेविएट होकर चला गया। गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन से गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर। जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा डेविएशन उतना ही लेस होगा, डेविएशन कम होगा। लेकिन अगर इंपैक्ट पैरामीटर लेसर होगा तो डेविएशन लार्ज होगा। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर एग्जैक्टली जीरो है तो जिस रास्ते अल्फा जाएगा उसी रास्ते लौट आए। अगर बिल्कुल इंपैक्ट पैरामीटर जीरो यानी सेंटर की सीध में ही है तो यहां पर जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आए। अब आप लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ ली तो मुझे बताइए, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और वो उस लाइन पर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो क्या एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आता है? जैसे हम किसी पार्टिकल को ऊपर उछाल दें तो मैक्सिमम हाइट पर वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है, उसके बाद उसी पाथ पर वापस आता है। तो सिमिलरली अगर अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो बताइए क्या वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आया? तो जिस जगह अल्फा पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आया वहां से गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तभी फाइंड आउट हो सकती है जब इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, इसी को सबसे पहले गोल्ड न्यूक्लियस की रेडियस कंसिडर किया गया। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसी को रेडियस माना गया गोल्ड न्यूक्लियस की। अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, एंड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस हो गया हाफ mv स्क्वायर।
क्योंकि अल्फा जितनी एनर्जी लाया था वो ये लाके छोड़ दी इसने खुद ही, वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लानी है। अब गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज 79 ई, अल्फा का चार्ज 2e बटे हाफ एम वे स्क्वायर, बटे हाफ एम वे स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज पुटअप की गई तो गोल्ड न्यूक्लियस के लिए जो रेडियस का फार्मूला आया वो था 4.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से सबसे पहले गोल्ड न्यूक्लियस की रेडियस का एस्टिमेशन किया गया एंड इट वाज फाउंड टू बी 4 इंटू 10⁻17 किलो, सॉरी 17 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। एक्चुअली ये पूरी कैलकुलेशन करी थी रदरफोर्ड के दो असिस्टेंट थे, गाइगर एंड मार्सडन, उन्होंने की थी। जब वो ये रिजल्ट लेके रदरफोर्ड के पास गए तो रदरफोर्ड ने कहा कि आपने बहुत एप्रिशिएबल वर्क किया है, लेकिन गोल्ड की रेडियस इससे भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा वापस आ रहा है। इसका मतलब इसने गोल्ड न्यूक्लियस को टच ही नहीं किया। अगर ये गोल्ड न्यूक्लियस को टच कर लिया होता तो गोल्ड न्यूक्लियस इसको न्यूक्लियर फोर्स से पकड़ लेता, आने नहीं देता। इट मींस रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस शुड बी लेसर देन दिस वैल्यू। तब उन्होंने डिक्लेयर किया था 10⁻⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर। तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि गोल्ड न्यूक्लियस की रेडियस फेम्टोमीटर ऑर्डर की होनी चाहिए। इनफैक्ट जितने भी न्यूक्लियस है उन सब की रेडियस फेम्टोमीटर होनी चाहिए। ये बातें मैं आपको बता रहा हूं 1911 या 1912 13 इन ईयर्स की बता रहा हूं। जब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस प्रूव हो गया एक्सपेरिमेंटली 1932 में बाय डेविसन जर्मर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज में लेके इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से गोल्ड न्यूक्लियस, क्या कोई सा भी न्यूक्लियस हो, उसकी रेडियस निकालने का एक एक्यूरेट फार्मूला आ गया हमारे। So by electron scattering experiment, we have determined a formula to estimate radius of nucleus, radius of a nucleus. इसको कहते हैं हम formula of nuclear radius, और ये निकाला गया है by electron scattering। किसे निकाला गया? और ये होता है R इक्वल्स टू R0 क्यूब रूट ऑफ ए। तो R0 यहां पर कांस्टेंट है, इस वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर एंड ए इज द मास नंबर। अब इसमें केवल एक वेरिएबल है, मास नंबर। जिस भी न्यूक्लियस की रेडियस चाहिए उसका मास नंबर रखो और सीधा रिजल्ट पाओ। हर 2 साल में नीट में इस पे रिपीट होता है आपके क्वेश्चन, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन रिपीट होता है। और वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली आता तो है, लेकिन वो आपके इलेक्ट्रोस्टेट में ले लेते हैं उसको, क्योंकि इसका कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है। हालांकि क्वेश्चन खुद कहता है कि अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, तो बताइए कैसे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ये वाली वैल्यू तो सब कांस्टेंट है, यही तो वेरिएबल है ना। और एक तरह से अल्फा का अगर अल्फा बोलो तो मास भी कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल कौन है? वी। ओके लिखो एज इट इज। पहले सबसे पहले लिखो इंपैक्ट पैरामीटर, सबसे पहले लिखिए इंपैक्ट पैरामीटर। लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ, perpendicular distance of direction of initial velocity vector, direction of initial velocity vector, initial velocity vector from the center of gold nucleus, from the center of gold nucleus। ठीक है, फिर लिखो आगे larger is the impact parameter, larger is the impact parameter
lesser is the deviation. Lesser is the deviation. Lesser is the deviation. If impact parameter is 0, if impact parameter is 0, impact parameter is 0, we can find distance of closest approach. We can find distance of closest approach. अब आप नोट करें सर. हो गया. अब आपके क्वेश्चन जो है ना इसी फार्मूले पर बेस्ड आएंगे और आ ही रहे हैं आपके. ये फार्मूला आपकी केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, हर 2 साल में रिपीट होता है. हो गया, लिख लिया. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. Which of the following nucleus which of the following nucleus have radius? Which of the following nucleus have radius half of
half of iron 56. Half of iron 56. आपको इन चार ऑप्शन में से उस न्यूक्लियस की रेडियस पता करनी है जो कि आयरन की रेडियस की हाफ हो। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। इसका मतलब दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन है, तो इसका मतलब रेशो बनेगा। तो फटाफट रेशो बनाया करो। R1 बटा R2 A1 बटा A2 की होल पावर 3। अब R1 आयरन के लिए माना कि आयरन की रेडियस है R, तो जिस न्यूक्लियस को हमें पता करना है उसकी रेडियस क्या होगी? R/2। भाई हाफ बोला ना रेडियस। आयरन का मास नंबर है 56, उस न्यूक्लियस का मास नंबर A2, यही अपने को पता करना है। मास नंबर से पता चलेगा। R से R कट गया, 2 ऊपर चला गया। 56 बटे A2 की होल पावर 1/3। क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूबिंग कर दे दोनों से। 8 बराबर 56 बटे A2। हाँ जी, क्या A2 7? इट मींस उस न्यूक्लियस का मास नंबर 7 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, ये 27 है मास नंबर। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज 3.6 फेम्टोमीटर। Radius of aluminium nucleus is 3.6 femtometer. Find radius of tellurium nucleus, ये लिखा हुआ है tellurium, TE mass number 125। कितना आ गया? 6 फेम्टोमीटर। देखिए मेरी बात सुनिए, अपने को टेलोरियम न्यूक्लियस की रेडियस पूछिए ना, मास नंबर अपने को पता ही है, तो अपन चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फार्मूला। लेकिन मेरा आपको एक नेक सलाह है कि जब भी दो एलिमेंट हो ना, ये रेशो बना के सॉल्व करने की आदत डाल लो। रेशो बना के सॉल्व करने की आदत डालें आप। R1 3.6 फेम्टोमीटर, R2 पता करना है। पहले वाले का मास नंबर 27, दूसरे वाले का 125। क्यूब रूट, तो 3.6 बटे R2, 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट 5, तो R2 6.0 फेम्टोमीटर हो गया ना ये। हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन। A nucleus at rest, a nucleus at rest splits. A nucleus at rest splits into two different nuclei. Splits into two different nuclei. Splits into two different nuclei having speeds in ratio. Having speeds in ratio 1:2. Having speeds in ratio 1:2. Find ratio of their nuclear radii. Find ratio of their nuclear radii. And also find ratio of their de Broglie wavelengths. And also find ratio of their de Broglie wavelengths. ये आंसर तो पहले ही बता दो, 1:1।
देखो मैच करो, एक न्यूक्लियस से रेस्ट पर है, ये स्प्लिट हो जाता है टू डिफरेंट न्यूक्लियाई में। अपने को पता है, ये कहानी शुरू से सुनाता हुआ आ रहा हूं। अगर कोई सिस्टम रेस्ट पर हो और अगर दो पार्ट्स में टूटता है तो दोनों पार्ट्स के लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। ये शुरू से कहता आ रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, आपको पूरी इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं होती, बस सीधा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर कर दो। ठीक है ना। एक इधर गया, ये मास m1 है, इसकी स्पीड v1 है। ये दूसरा इधर गया, इसका मास m2 है और इसकी स्पीड v2। अब CLM में लगा रहा हूं, बताइए क्या मैं सीधे लिख सकता हूं m1 v1 बराबर m2 v2? तो मासेस का रेशियो आपके पास आ गया v2 बटे v1। बताइए क्या मासेस का रेशियो इस रेशियो का उल्टा हो जाएगा? तो मास का रेशियो कितना आएगा बताओ? 2:1। अब अपने पास है मास का रेशियो। देखिए मास अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है। लेकिन जब मास नंबर का रेशियो लेते हो और जब मास का रेशियो लेते हो वो बराबर आता है, रेशियो में बराबर रहते हैं। वैसे तो मास अलग चीज है, नंबर अलग चीज है, लेकिन रेशियो में बराबर रहते हैं। तो आप मास नंबर के रेशियो की जगह मास का रेशियो लिख दीजिए। क्या 2:1 की होल पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ 2:1। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार बच्चे हैं ना क्या करते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच वाला फार्मूला लगा देते हैं। हो सकता है तुम में से भी किसी ने लगा दिया हो, भूल के भी मत लगाना। अरे वो तो दुनिया ही अलग है, उससे इसका क्या कनेक्शन? भाई यहां मैं कह रहा हूं न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है और वहां तो अल्फा प्रोजेक्ट के, यहाँ अल्फा का नाम भी ले रहा हूं क्या मैं? तो फिर कैसे लगा सकते हो आप? वो अलग चीज है, उसमें अल्फा गोल्ड न्यूक्लियस के पास जाके रुक गया, वो तो अलग कहानी है। तो कई बार गलतफहमी में बच्चे ये लगा देते हैं, इसमें तो मत लगाना तुम भूल के भी। समझ गए? और डी ब्रॉगली वेवलेंस का रेशियो क्या होगा? भाई मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये तो बराबर है, तो लैम्डा भी बराबर होगा ना। 1:1 है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1:1। ठीक है भाई? ठीक है जी। तो रेडियस का रेशियो आया है √2:1। ध्यान रखना न्यूक्लियर रेडियस के ही फार्मूले लगेंगे, वो मत लगा देना क्लोजेस्ट अप्रोच वाले, वो तो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ पूरी स्टोरी अलग है, दुनिया ही अलग है, इससे क्या कनेक्शन है उस चीज? भाई यहाँ न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट रहा है और वहां तो अल्फा जा रहा है नजदीक में, तो कोई मतलब ही नहीं। दोनों मिक्स मत कर देना इनको। ठीक है भाई। क्या क्या पूछा बता? नहीं पूछा ना मेरे से, बता। भाई अपन ने कंजर्वेशन ऑफ आपको बता रखा है ना, कि पूरे लिख दूं मैं इक्वेशन? भाई आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल 0 हो गया, और ये P1 + P2 लिखोगे ना आप, ये लाइन अपन स्किप कर सकते हैं अगर अपने को पूरी कहानी पता हो तो। ये स्किप करवा दी मैंने आपको ये पूरी, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। रेस्ट पर है, दो पार्ट्स में टूट रहा है, तो दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर, ये है कहानी। और है कोई डाउट? बोलिए भाई। ये हमारे न्यूक्लियर रेडियस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड आई थिंक आप ध्यान रख लेंगे। हर 2 साल में रिपीट होता है इस पे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एटम की अगर रेडियस की बात करें ना, तो एटम की रेडियस होती है, उसका ऑर्डर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? और न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर है 10⁻⁻15। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एटम की जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस की 10⁵ यानी एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस की 1,00,000 गुना ज्यादा होती है, 10⁵। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। आर क्यूब, तो क्यूब करना पड़ेगा। तो एटम का जो वॉल्यूम है क्यूब 10⁻15 ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम। एटम का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम्स। 10⁻, ये समझना। अगर ये क्लासरूम एटम है
If this classroom is atom, then pinhead is nucleus. ये कंपैरिजन है। अगर ये पूरा क्लासरूम एक एटम है तो ये पिनहेड न्यूक्लियस है। अब बताओ इस पूरे एटम का मास इस जगह कंसंट्रेटेड, सारा पॉजिटिव चार्ज यहां कंसंट्रेटेड, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहे। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, फुटबॉल फील्ड देखी आपने? फुटबॉल फील्ड अगर एटम है तो फुटबॉल न्यूक्लियस है। क्योंकि हो सकता है इनमें कहीं उन्होंने क्लासरूम ही नहीं देखी हो, क्लासरूम की साइज। भाई आप लोग तो ऑनलाइन बैठे ना। सही है बात? तो भैया अगर फुटबॉल फील्ड एटम है तो फुटबॉल न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये है बात। तो ये कंपैरिजन है, ये ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस को स्फेरिकल बॉडी कंसिडर किया गया तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। अब इसको करूंगा मैं क्यूब, यही तो है ना रेडियस, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। क्या ये क्यूब रूट ऑफ ए हट जाएगा इस क्यूब से? ये सब कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर न्यूक्लियॉन्स का नंबर डबल तो वॉल्यूम भी डबल। न्यूक्लियॉन्स का नंबर 3 टाइम्स तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स। ओके, अब बात कर रहा हूं मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया? ये एक न्यूक्लियॉन का मास है किलोग्राम में, किसमें है ये? किलोग्राम। बटे वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। आर नॉट की यूनिट मैंने बताई थी मीटर, तो क्यूब होके क्या बन गई? मीटर क्यूब। बताइए डेंसिटी हो गई कि नहीं हुई यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बताइए इसमें ए से ए कट गया। अब कोई दो न्यूक्लियस के लिए इनमें कोई वेरिएबल है क्या? ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो चुकी है। तो ध्यान रखिए दुनिया के तमाम न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट, और ये होती है 2.4 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब की डेंसिटी सेम। तो यहां आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे, आयरन न्यूक्लियस की रेडियस ये है, आयरन न्यूक्लियस का मास ये है, बताओ डेंसिटी क्या है? सॉल्व करने मत बैठ जाना, सीधा देखना ऑप्शन में कहां लिखा है 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कॉपर की रेडियस ये है, आयरन की रेडियस ये है, कॉपर का मास ये है, आयरन का मास ये है, बताओ इनकी डेंसिटी का रेशियो क्या है? 1:1। कुछ भी बोले डेंसिटी तो बराबर ही रहेगी, 1:1। इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना। ये अब तक की डिस्कवर की गई सबसे लार्जेस्ट डेंसिटी है। इट इज द लार्जेस्ट डेंसिटी डिस्कवर्ड सो फार। इतनी डेंसिटी किसी की नहीं होती। अब जैसे अपन बात करें वाटर, बताओ वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। स्टील सबसे डेंस मटेरियल बोलते हैं, स्टील की डेंसिटी होती है 7.7 इंटू 10 की पावर 3। अब ये देखो आप, स्टील तो आपने देखा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटली लोहे के सरिये तो देखे होंगे, उसकी डेंसिटी होती है 7.7 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो 3 रह गया, यहां तो मामला 17 का है, यहां तो मामला 17 है। इतनी डेंसिटी किसी की नहीं होती। तो फिर ये डेंसिटी कौन सी है? ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी। देखो मास न्यूक्लियस को या एटम को लगभग बराबर ही रहता है, लेकिन एक तरफ तो तुम डिवाइड कर रहे हो वॉल्यूम न्यूक्लियस का, और एक तरफ इसमें तो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस का।
और इसमें वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है एटम का, जो कि 1 लाख गुना बड़ा है, या 10⁻15। ये तो आना ही है, ये ऑर्डर तो आना ही है। तो याद रखना, ये जो अपन डेंसिटीज यूज में ले रहे हैं, इसमें तो एटम का वॉल्यूम लिया हुआ है, और इस डेंसिटी में न्यूक्लियस। इतना जरूर अपन कह सकते हैं दावे से कि H2O में जो ऑक्सीजन है और स्टील में जो आयरन है, स्टील में जो, इन दोनों के न्यूक्लियस की डेंसिटी बराबर होगी, ये हम दावे से कह सकते हैं। ये तो एटॉमिक डेंसिटीज हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी तो बराबर ही रहेगी। ठीक है जी, इतनी डेंसिटी और तो किसी की नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार की है। किसकी है? न्यूट्रॉन स्टार ऑल्सो पोजेस दिस डेंसिटी। देखिए, जितने भी स्टार्स हैं, ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी नहीं दे सकते। एक टाइम ऐसा आता है कि इनका फ्यूल बर्न हो जाता है। जैसे हमारा सन है, सन के ऊपर जो प्रोटॉन है वो फ्यूल है, वो एक दिन सारा हीलियम में बर्न हो। अगर सारा प्रोटॉन खत्म हो गया तो फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो जाएंगी, सन अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स होगा और उसका कलर रेड हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे रेड जाइंट। क्या? लेकिन हमारे गैलेक्सी में जो स्टार्स है उनका मास सन से भी बड़ा होता है। मान लो कोई स्टार है, उसका मास 3 to 4 टाइम्स ऑफ सोलर मास। किसी स्टार का मास सन के मास का 3 to 4 टाइम्स हो, तो जब उसकी फ्यूजन रिएक्शंस बंद होंगी तो व्हाइट कलर की रोशनी देगा, उसको कहेंगे व्हाइट ड्वार्फ। क्या? और अगर किसी स्टार का मास सोलर मास का 7 to 8 टाइम्स हो, 7 से 8 गुना, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त होगा कि जब उसकी फ्यूजन रिएक्शन स्लो होंगी तो वो पूरे को खुद की ग्रेविटी से खींच लेगा और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए मजबूर करेगा। और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगी तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वो पूरा स्टार किससे मिलकर बना होगा? न्यूट्रॉन से। उसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। क्या बोलते हैं उसको? तो क्या न्यूट्रॉन स्टार एक मरता हुआ तारा है? बोलिए। एक डाइंग स्टार है जिसका मास सन के मास का 7 to 8 टाइम। और अगर किसी स्टार का मास सन के मास का 30 to 40 टाइम्स हो, तो जब वो अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स होगा, छोड़ रहे बात को, तो वो हर चीज को लपेट लेगा अपने अंदर, और उसका नाम है ब्लैक होल। यानी उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। मतलब उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त होगा कि लाइट को भी पकड़ लेगा, उसको भी एस्केप नहीं होने देगा। समझ रहे बात? वो ब्लैक होल। तो ये अलग अलग स्टार्स हैं, उनकी डेस्टिनी उनका मास डिसाइड करता है। तो बताओ सन क्या बनेगा? रेड जाइंट। 3 से 4 गुना हो तो, 7 से 8 गुना हो तो न्यूट्रॉन स्टार, और 30 से 40 गुना ब्लैक होल। ठीक है भाई? ठीक है जी, लिखिए।
हो गया भाई? लिख दिया। अभी ध्यान रखना, सारे न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। हाँ जी, अगली बात मैं करने जा रहा हूं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या एटॉमिक मास यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास होती है? यस नो तो बोल दो। एटॉमिक मास यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, इसका सिंबल है यू। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वन एटॉमिक मास यूनिट 1/12 पार्ट मास ऑफ 1C12 एटम, जो कि बन जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या वन एटॉमिक मास यूनिट नियरली एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास है? बिल्कुल है। ठीक है जी। बताइए, अगर वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना चाहें, हम ये चाहते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में बदल जाए। वन एटॉमिक मास यूनिट किसे बदल जाए? एनर्जी। तो कितनी एनर्जी बनती? तो देखिए इधर, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U। ओके, तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज में लेना पड़ेगा एमसी को। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये हो गया 9 इंटू 10⁻60। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर जूल में आएगा। मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻90, तो इसका रिजल्ट आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, अगर वन एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी बनती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U? तो सीधे बोलोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? आप यूं भी तो कह सकते हो, एक न्यूट्रॉन को अगर एनर्जी में बदले तो इतनी एनर्जी बनेगी, एक प्रोटॉन को एनर्जी में बदले तो इतनी एनर्जी बनेगी। इट इज ऑल्सो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं लिख दूं mc² इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ मास कितना है? 1U। दिस इज द डेफिनेशन नंबर 2 ऑफ 1U। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। ये आपकी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है और 2017 एम्स में आ चुका है कि 1U इज वो डेफिनेशन नंबर 1, वो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ ली होगी। ये डेफिनेशन नंबर 2, ये हमारे मतलब की है, एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1U? तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे C²। ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन की निकाले रेस्ट मास एनर्जी, तो बनती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी? लिखिए, लिखते चलिए।
ये जैसे अपन यूं कहे ना 1 U के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, तो ऐसी 1 इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट एनर्जी। भाई अगर मान लो आप एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को एनर्जी में बदलोगे तो कितनी बनेगी 930 में, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में बदलोगे तो 0. इसको कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। तो 1U की दो डेफिनेशन होती है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। ठीक है भाई। देखो ये दो न्यूट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, ये फ्री स्टेट में है। किस में है? फ्री स्टेट, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस। इनमें किसी तरह का कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन्स, दे आर इन फ्री स्टेट। इनमें किसी तरह का कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। नाउ दे कम्स टुगेदर, नाउ दे कम्स टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। अब ये पास आते हैं और एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, ये बना लिया न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, यानी इनमें न्यूक्लियर फोर्स आ गया, ये बाउंड स्टेट हो गई, बंध गए आपस में। तो जब न्यूक्लियन फ्री स्टेट से बाउंड स्टेट में आते हैं तो यहां एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आ गई? ये एनर्जी कहां से आ गई? सुनो, ये न्यूक्लियॉन्स स्टेबल रहना चाहते हैं, ये न्यूक्लियस स्टेबल रहना चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए ये अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई करती है। क्या करती है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट, यानी जितनी लोएस्ट रखेगी अपनी एनर्जी स्टेट, उतना ही ये सिस्टम बाउंड होगा, टाइटली बाउंड होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ये अपने अपने मास का रिडक्शन कर, ये जितने जितने अपने मास का रिडक्शन करते जाएंगे, ये आपस में मोर टाइटली बाउंड होते जाएंगे, और इनके मास का जो रिडक्शन है वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो व्हेनेवर न्यूक्लियॉन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस टू ऑक्यूपाई the lowest energy state, they reduces their mass, and the loss in the mass is converted into energy. So in these procedures energy is released. अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो ये आपस में बंधेंगे ही नहीं, ये आपस में बाउंड ही नहीं होंगे। ठीक है भाई। तो अब मुझे बताइए, तो अगर मैं इस न्यूक्लियस के मास का कंपैरिजन इसके फ्री स्टेट के न्यूक्लियॉन्स के मास से करूं तो ये कम आएगा ना? मान लीजिए मैं कहता हूं Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई किया। N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया, और फिर इनको ऐड कर लिया। तो बताओ ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के फ्री स्टेट का मास है या नहीं? और ये हमारे पास न्यूक्लियस का मास है, क्या इससे कम आएगा? सो मास ऑफ ए न्यूक्लियस, मास ऑफ ए,
is less than the mass of its nucleons, and difference in their masses is called mass defect. क्या बोलेंगे इसको? मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। दुनिया में ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर मास डिफेक्ट ना होता हो, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में तो एक ही तो प्रोटॉन है, वहां कोई न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी होता है। हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फोर्स होता ही नहीं है, तो मास डिफेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम, इन सब के अंदर मास डिफेक्ट होता है, यानी इनका मास इनके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से हमेशा कम आता है। मास डिफेक्ट के बिना न्यूक्लियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, न्यूक्लियर फोर्स आएगा ही नहीं। अब ठीक है ये बात। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक न्यूक्लियस का मास देंगे, फिर कहेंगे मास डिफेक्ट बताओ, तो बस ये फार्मूला अपने को फॉलो करना। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए मुझसे कहा गया हीलियम, क्या कहा गया? हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस का मास दे दिया, हीलियम न्यूक्लियस का मास ऐसे देंगे, दे दिया। अब आपसे कहेंगे मास डिफेक्ट बताओ। याद रखना, मास डिफेक्ट भी एटॉमिक मास यूनिट में निकलेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास क्वेश्चन में दिए रहते हैं, परेशान मत होना, ठीक है? ये बात, कितने प्रोटॉन है इसमें? दो इंटू 1.007277 U, मैंने ये मान लिया दे रखा है, करो मल्टीप्लाई, 2 7 या 14, 2 7 या 14 15, 2 4 1 5 4 1 0.2 U, सही है। अब न्यूट्रॉन की बारी, कितने न्यूट्रॉन है? 2, 1.008665 U, 10 13 13 17 1 0.2 EU, ओके। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, अब इनको ऐड करना है, कर लूं ऐड? 48813 ओके, मैंने इनको जोड़ भी लिया। अब जो मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में न्यूक्लियस का, वो इसमें से सबट्रैक्ट कर, -4.0015 EU, कितना आ रहा है? 48303.0 EU। अप्रोक्सीमेशन कहीं मत करना, क्योंकि इनमें डिफरेंस ही डेसिमल के 2 या 3 प्लेस पे जाके आते हैं। लास्ट में जाके अगर आप करना चाहो तो अप्रोक्सीमेशन कर लो। बताओ, थर्ड प्लेस पर 0 है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं 0.03? ठीक है भाई, ये भाई। कल से आप लोगों की क्लास 3rd फ्लोर पे लगेगी, रूम नंबर 4 में। अब 3रे माले पे आना है, ठीक है भाई? 5वें माले से 3रे माले पे आना है, ठीक है भाई? ये भाई, आगे बात समझ में? और ऑनलाइन वालों, तुम जहां बैठते हो वहीं बैठे रहना। ठीक है भाई? चलो लिखो मास डिफेक्ट, हेडिंग डालो मास डिफेक्ट, ब्रैकेट में लिखो डेल्टा एम। मास डिफेक्ट लिखें, ब्रैकेट में लिखें डेल्टा एम। लिखो मास ऑफ ए न्यूक्लियस, mass of a nucleus is less than the mass of its mass of a nucleus is less than the mass of its nucleons. Mass of its nucleons. And difference in their masses is called mass defect. Mass defect is called mass defect. अगली एक लाइन लिखना, इन हाइड्रोजन नो मास डिफेक्ट,
इन हाइड्रोजन नो मास डिफेक्ट, लिख दिया। अब ये लिखो सर, भाई न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, लेकिन आपको यह भी तो कहा था कि उसकी हाफ लाइफ 693 सेकेंड्स है। अब अगर मान लो मैंने कहा कि न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में अनस्टेबल है, मान लीजिए वो डीके हो उससे पहले ही मिल गया, ठीक है ना। ये पूरा नोट करें और ये एग्जांपल लिखें, फाइंड मास डिफेक्ट फॉर हीलियम, इसमें लिख देना फाइंड मास डिफेक्ट फॉर हीलियम, जो नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है। हाँ भाई, किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है, क्या वो उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस के मास से कम होता है? इसी डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। समझ में आ गई बात? ये ठीक है जी। ये अब बात यहां पर ये आती है कि जैसे न्यूक्लियॉन्स आपस में मिले तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई? यहां पर एनर्जी रिलीज हुई। क्या ये जो रिलीज एनर्जी है ये मास डिफेक्ट की वजह से आ रही है? बोलो। इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
क्या बोलते हैं इसको? बाइंडिंग एनर्जी। ये है हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यहां पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां मास का डिफेक्ट हो रहा है, और जो मास का डिफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। यह है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दूसरी बात, इसी बात को आप यूं भी कह सकते हो कि अगर मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस को दे हम एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, किसी भी न्यूक्लियस को दे हमें मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, ताकि वो न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट हो जाए। ठीक है भाई? किसी भी न्यूक्लियस को प्रोवाइड की गई मिनिमम एनर्जी ताकि वो अपने न्यूक्लियॉन्स में स्प्लिट हो जाए, इसको भी कहते हैं हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी भी न्यूक्लियस को प्रोवाइडेड मिनिमम एनर्जी ताकि वो उसके न्यूक्लियॉन्स में स्प्लिट हो जाए, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन मैंने बोली है, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, ये आपके बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने में काम आती है। जैसे देखिए, मैंने मास डिफेक्ट पता कर लिया, उसको सी स्क्वायर से गुणा कर दूं तो ये बाइंडिंग एनर्जी आगे की नहीं आगे? ये ईबी है, ईबी, एन नहीं है, खाली बी लिखना है, एन काट देना, उसमें काट देना है, एन काट देना भाई। यहां पर जो सिंबल मैंने लिखा था ईबी, एन लिख दिया था, एन हटा देना इसमें से। ये बाइंडिंग एनर्जी। इधर देखो, अगर मुझसे कहा गया कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू, तो मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ये बन गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी। अब Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला। तो अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, तो आप सबसे पहले क्या लाओगे? मास डिफेक्ट। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ देखो, सी स्क्वायर से तब मल्टीप्लाई करना जब फार्मूला लिखना हो। न्यूमेरिकल में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत करिए। देखिए फॉर एग्जांपल मुझसे कहे फाइंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम, ओके, तो इसका मास डिफेक्ट अपन निकाल ही चुके हैं, 0.03 U आ गया था ना। ये इसका मास डिफेक्ट हमने फाइंड कर लिया था। अब मुझे बताओ बेटा, 1 U के इक्विवेलेंट एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो 0.03 U के इक्विवेलेंट एनर्जी 0.03 इंटू 931। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत कर, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा तो सीधे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 931। समझ गए? तो सीधा आपका बाइंडिंग एनर्जी किस में आ जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 27, 93, क्या लगभग हम कहते हैं 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम न्यूक्लियस को अगर 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो ये अपने न्यूक्लियॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ईबी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ईबी। लिखो मिनिमम एनर्जी गिवन, minimum energy given, minimum energy given to a nucleus, to a nucleus, so that it splits, it splits into its
constituent nucleons. Split into its constituent nucleons. और लिख के आगे लिखो अगला स्टेटमेंट, और एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है जी. अब लिखिए आप पूरा, बना लो, साइड में बना लो भी. हो गया भाई, लिख दिया. ये लिख देते क्या, बोला मिटा दूंगा इसको. देखो एक चीज, ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अल्फा डीके की रिएक्शन, अल्फा डीके की रिएक्शन है सपोज, ओके. इसके अंदर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है. उसका रीजन मैंने आपको कहा था कि फाइनल प्रोडक्ट्स का जो मास है वो इनिशियल से कम आता है. यानी रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट्स का मास कम हो जाता है, यानी इन रिएक्शन में मास कम होता है. अल्फा डीके में मैंने ये बात बोल के छोड़ी थी, ये केवल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए नहीं, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उन सब के अंदर प्रोडक्ट्स का मास हमेशा रिएक्टेंट के मास से कम आता है. ये कम क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं. स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? मोर टाइटली बाउंड होकर. मोर टाइटली बाउंड कैसे होते हैं? मास का लॉस कर. अब आई समझ में कि मास क्यों घट जाता है? क्योंकि न्यूक्लियन आपस में और टाइटली बाउंड होना चाहते हैं, कसावट चाहते हैं, तो ये अपने मास का रिडक्शन करते हैं. इसलिए प्रोडक्ट्स का मास इनिशियल से कम आता है, और जो मास का लॉस होता है वो क्यू वैल्यू में निकल जाता है. ये हमारी क्यू वैल्यू होती है रिएक्शन. ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, क्या प्रोडक्ट्स का मास इनिशियल से कम आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में? बोलो, क्या प्रोडक्ट्स का मास एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कम आएगा?
मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट से कम आएगा, बुलाएगा। ओके, अब ये आपस में बंध गए और टाइटली बाउंड हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं टाइटली बाउंड होने का मतलब है इनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में याद रखना मास घटता है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, उल्टा हो जाता है, मास रिड्यूस होता है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए अगर बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी हो और फिर आपसे क्यू वैल्यू पूछे, तो आप सीधे बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ले लो। देखो क्यू वैल्यू का एक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला, अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो क्वेश्चन में, तो सीधे फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल। तो याद रखें इन रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी में गेन होता है, बढ़ती है, ये केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होता है। और ये एनर्जी किस फॉर्मेट में निकलती है क्यू वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अल्फा डी के में बोली थी मैंने बात, किस में निकलती है एनर्जी? ये तो पूछे हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्यू वैल्यू किस फॉर्मेट में रिलीज होती है, तो किस फॉर्मेट में आती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए अगर क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इंस्टेड ऑफ मास, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से भी आप क्यू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये क्यू वैल्यू के 3 फार्मूले होते हैं, फार्मूला यूज में आ सकता है, और सेकंड नंबर का फार्मूला सबसे ज्यादा यूज आता है। कौन सा फार्मूला? ये बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। लिखो, हाँ जी हो गए। ध्यान रखें ना क्यू वैल्यू के एक नहीं, दो नहीं, 3 फार्मूले, और इसमें सेकंड नंबर का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बताओ, हीलियम न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? नहीं, कितनी चाहिए? अभी सॉल्व करके निकाला था ना अपन, 28। ओके, 20। अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस को 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस को 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, तो क्या ये न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा? इसी बात को यूं भी तो कह सकता हूं ना मैं, हीलियम न्यूक्लियस के हर एक न्यूक्लियॉन को पकड़ पकड़ के 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए। बोलो क्या दे दी जाए? 7। अच्छा, एनर्जी आपको ये देनी है 7, तो सभी को देनी है, किसी एक को नहीं, सभी को देनी। तो अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस के हर एक न्यूक्लियॉन को, ईच एंड एवरी न्यूक्लियॉन को 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, तो क्या ये न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा अपने न्यूक्लियस में?
बोलो। देखो कहने का तरीका सुनना ध्यान से, दो स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। For helium nucleus, if 28 mega electron volt energy is supplied, then it is splitted into its nucleons. Statement number 2. To separate helium nucleus into its individual nucleon, to each and every nucleon, 7 mega electron volt energy has to be provided. पहले तो मैंने क्या करा, बंडल में डाल दी एनर्जी, और सेकंड स्टेटमेंट ने बोला एक एक को ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी को 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। तो बताओ ये अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट अलग है। 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी न्यूक्लियस को, तो अपने न्यूक्लियस में अलग अलग हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा हूं मैं कि हीलियम न्यूक्लियस के ईच एंड एवरी न्यूक्लियन को 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे, तो अपने न्यूक्लियंस में स्प्लिट हो जाए। लेकिन इसमें ये गलत इंटरप्रिटेशन ये मत कर लेना कि किसी एक को दे दी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रह जाएंगे। दैट इज रॉन्ग। ये कुछ भी नहीं होगा फिर तो। यदि आपने एक न्यूक्लियन को 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। सुन रहे बात? अगर एनर्जी देनी है 7 तो सभी को देनी है। ओके, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? और ये बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बाइंडिंग एनर्जी से भी। क्यों? अगर दुनिया में कोई दो न्यूक्लियस लाके रख दो ना तुम्हारे सामने, और तुमसे कहे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वो केवल और केवल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही डिसाइड किया जा सकता है। बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड करोगे गलत रिजल्ट आएंगे, बाइंडिंग एनर्जी से रॉन्ग रिजल्ट आते हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। ठीक है जी? तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका सिंबल है ईबीएन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ईबीएन। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड, एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड फॉर ए न्यूक्लियस, to separate it in individual nucleons, ठीक है जी? अब मुझे बताइए, क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दें? ओके, ईबीएन, क्या ये डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा बटे ए हो जाएगा? बोलिए। या फिर ईबीएन इक्वल्स टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, सही है, इंटू सी स्क्वायर बटे। ठीक है भाई, लिखिए। लेकिन उससे पहले एक लाइन जरूर नोट करिए आगे एरो मार्क करके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। EBN provides measurement of EBN provides measurement of nuclear stability, measurement of nuclear stability, measurement of nuclear stability। अब आप नोट करेंगे।
ओके भाई। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन लिखो आप। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम, binding energy per nucleon of deuteron and helium are 1.1 mega electron volt, 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt, 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt. If two deuterons, if two deuterons, if two deuterons combines to form helium, find energy released, find energy released, find energy released in the reaction. देखो इधर देखो सामने, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले समझ लो फिर आगे के आप कर लेना। देखिए इसमें कहा गया दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, ओके। एनर्जी रिलीज पूछी गई है, ओके। ये रहे फार्मूले, बताओ इसमें कौन सा फार्मूला यूज में आएगा? बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन याद रखना बेटा, चौकन्ने रहना, आपको क्वेश्चन में दी हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बाइंडिंग एनर्जी लानी है, और इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मास नंबर से मल्टीप्लाई कर। अब ड्यूट्रॉन बताओ कितनी दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 1.1। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2। क्या ये 2.2 हो गई? अब हीलियम की बारी, 7 into 4, क्या ये 28 हो गई? तो सुन लो कान खोल के, एग्जाम के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देंगे जानबूझ के, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी बदलना है, फिर लगाना हो फार्मूला। और अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो तो सीधे रख देना। हाँ जी, ये कितना हो गया? 2.2, 2.2, ये 20। अब क्यू वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनल का मतलब है प्रोडक्ट्स, इनिशियल का मतलब है रिएक्टेंट, टोटल लेनी होती है इसमें। क्या ये 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? लाओ, बिगिनर बॉक्स 1 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2, 7, 2, 7, ठीक है ना, बिगिनर बॉक्स 1। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1,
2 1 2 6 6 7 8 12 18 19 23 26 27 28 29 33 34 36 37 38 39 41 43 44 ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 10 16 19 21 23 थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 8 9 10 12 13 14 15 ये लो कर लेना इनको आराम से, ठीक है ना। कल डाउट डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे आती, ठीक है जी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों आप तो वहीं रहना, लेकिन ये बच्चे कल थर्ड फ्लोर पे आएंगे, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं चेयर से उठ के उस पर बैठ जाऊंगा फर्श पे।